हेलो बच्चों, आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में थर्ड टर्म दिया गया है। एपी का जो है थर्ड टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे? थर्ड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d। थर्ड टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 2d और इसका वैल्यू गिवन है 12। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसी तरह से प्रॉब्लम में कहा गया है कि टोटल 50 टर्म्स है। टोटल 50 टर्म्स है, ठीक है। और जो लास्ट टर्म है वो 106 है। क्लियर है? जो लास्ट टर्म है वो 106 है। एक बार फिर से प्रॉब्लम को समझाते हैं। किसी एपी में टोटल कितना टर्म्स है? 50 टर्म्स। उस 50 टर्म में जो सबसे लास्ट टर्म है उसका वैल्यू कितना है? 106। और उसी एपी का जो थर्ड टर्म है उसका वैल्यू 12 दिया गया है। क्लियर है? तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि 29th टर्म का वैल्यू क्या होगा। इस एपी का 29th टर्म का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले एपी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी ए और डी फाइंड करना पड़ेगा। थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस 2d और इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 12। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन क्रिएट करके फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगा? यहाँ से, क्योंकि 50वां टर्म क्या है? 106। तो फिर एपी में टोटल कितना नंबर्स है? 50। और ये लास्ट टर्म है, इसका मतलब है 50th पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 106। तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 49, a प्लस 49d। 50वां टर्म का वैल्यू क्या होगा? a प्लस 49d और इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 106। तो हम लोग को दो इक्वेशन मिल गया, एक फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करने से हम लोग ए और डी फाइंड आउट कर पाएंगे। ए और डी फाइंड करने के बाद हम लोग आसानी से 29th टर्म जो पूछा जा रहा है, 29th टर्म क्या होगा ये निकाल सकते हैं। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 और a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो a और a कैंसिल आउट हो जाएगा और -49 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -47d होगा इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 94। तो कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा यहाँ से? तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 47, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो डी का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। डी का वैल्यू कितना होगा? 2। अब हम लोग को ए फाइंड आउट करना है। तो ए फाइंड आउट करने के लिए इस कॉमन डिफरेंस को किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो a प्लस 2d इक्वल टू 12 में रखते हैं, इसको यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 2 इक्वल्स टू 12 होगा। तो a इक्वल्स टू a प्लस 4 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू 8। इस एपी में जो दो मेन इंपॉर्टेंट काम था हम लोग को ए और डी निकालना, वो निकाल लिए। ए का वैल्यू कितना है? 8 और डी का वैल्यू 2। अब आसानी से 29th टर्म हम लिख सकते हैं। कैसे? 29th टर्म क्या होगा? ए प्लस 28 इंटू डी। 29th टर्म लिखेंगे। ए का वैल्यू जानते हैं हम लोग कितना है? 8। बस पुट कर देंगे 8 प्लस 28 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 56, दैट इज इक्वल्स टू 64।
तो 29th टर्म ऑफ द एपी कितना हो जाएगा? 64। क्लियर है? एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझ लेते हैं शुरू से। किसी भी एपी में 50 टर्म्स दिया गया है, 50 टर्म का एपी है, जिसमें लास्ट टर्म कितना है? 106। कहने का मतलब है कि 50वां टर्म क्या है? 106। उसी तरह से एपी में थर्ड टर्म का वैल्यू दिया गया है 12। तो हम लोग इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे, a + 2d = 12। थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं? एपी के टर्म्स में a + 2d = 12 लिखेंगे। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एपी का ए और डी का वैल्यू निकालना जरूरी है, तब जाके हम लोग 29th टर्म निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 50वां टर्म क्या है? 106। तो इसको लिख सकते हैं a + 49d, और इसका वैल्यू क्या है? 106। अब दो इक्वेशन मिल गया और दो अननोन है, a और d सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a और a कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमेशा एपी के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पे एक लाइक टर्म कट जाता है और हम लोग को कॉमन डिफरेंस मिल जाता है हमेशा। और फिर कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद किसी एक आसान इक्वेशन में पुट करते हैं और ए निकलता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ए का वैल्यू कितना है? 8 और डी का वैल्यू 2। तो 29th टर्म क्या हो जाएगा? a + 28d। ए का वैल्यू 8 रखेंगे और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 2 रखेंगे, तो इस तरह से 29th टर्म क्या हो जाएगा? 64। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 पे। प्रॉब्लम नंबर 9 में थर्ड टर्म और 9th टर्म एपी का दिया गया है। प्रॉब्लम नंबर 9 में थर्ड टर्म एपी का दिया गया है, थर्ड और 9th टर्म दिया गया है। थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे हम लोग? इक्वेशन के फॉर्म में a + 2d। ये कैसे लिखते हैं? इस फॉर्मूला से an = a + n - 1 × d, ऐसे लिखते हैं। अगर a थर्ड निकालना हो तो 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2, तो a + 2d मिलेगा। इस फॉर्मूला से हम लोग रखते हैं। a + 2d का वैल्यू दिया गया है, a + 2d = कितना है? 4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे इसको, a + 2d का वैल्यू कितना है? 4। उसी तरह से 9th टर्म को भी लिख सकते हैं, कैसे? a + 8d = 9th है तो 8 यहाँ आएगा, एक कम होता है हमेशा कॉमन डिफरेंस के साथ, इक्वल्स टू इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? -8। ये गिवन है -8। प्रॉब्लम में हम लोग से पूछा जा रहा है कि इस एपी में 0 किस पोजीशन पे आएगा। तो 0 किस पोजीशन पे आएगा, इसको पता करने के लिए पहले ए और डी पता करना होगा कि एपी कैसा है, ये पता करेंगे। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ए और डी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले। तो लिखेंगे a + 2d = 4, और यहाँ लिखेंगे a + 8d = -8। यहाँ कोई एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लाइक टर्म a और a दिखाई दे रहा है, अगर सिंपली सब्ट्रैक्ट करें तो सॉल्व किया जा सकता है। प्लस हो जाएगा, ये a से a कैंसिल आउट करेंगे, -8 में से अगर 2 हटाएंगे तो क्या मिलेगा? -60 = +8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, यानी एपी जो है घटते हुए क्रम में है। तो पहले a फाइंड आउट कर लेते हैं। a फाइंड आउट करने के लिए d का वैल्यू किसी एक में रखेंगे, मान लेते हैं इस इक्वेशन में रखते हैं, या a + 2d = 4 में रखते हैं। तो a + 2 कॉमन डिफरेंस कितना है? -2 = 4। तो a - 4 = 4। तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 8। अब हम लोग एपी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है? 8। नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे? एपी में -2 ऐड करेंगे। जब 8 में -2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 6। फिर 6 में -2 ऐड करेंगे तो 4, अगेन -2 ऐड करेंगे तो 2, और फिर 0, सो ऑन। यहाँ पे डायरेक्टली अगर एपी को इस तरह से लिखें तो हम लोग को 0 मिल गया। अब पूछा जा रहा है कि 0 किस पोजीशन का वैल्यू है,
तो यहाँ से काउंट कर ले 1 2 3 4 5th, ये 5th पोजीशन का वैल्यू है। तो n इक्वल्स टू 5 के लिए क्या वैल्यू मिलेगा? 0। क्लियर है? लेकिन अगर फॉर्मूला के हिसाब से निकाला जाए तो यहाँ पे an का वैल्यू क्या रखेंगे? 0। मान लेते हैं कि nth पोजीशन पे हम लोग को 0 मिल रहा है, तो जब 0 यहाँ रखेंगे इक्वल्स टू a का वैल्यू पता चल गया है हम लोग को 8 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? -2, दैट इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2n प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2n, और इसका वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 10/2 यानी 5। तो फॉर्मूला से भी हम लोग 5 निकाल पाए, और ऐसे भी अगर रफली अगर AP को लिखते चलेंगे तो 5th पोजीशन पे क्या है? 0। तो इस AP का 5वें पोजीशन पे क्या नंबर है? 0। हम लोग को यही फाइंड आउट करना था कि 0 किस पोजीशन पे आता है, तो 5वें पोजीशन पे हम लोग को 0 मिलेगा। लेकिन हो सकता था कि प्रॉब्लम में कुछ ऐसा नंबर्स देता जो कि AP लिखने के क्रम में बहुत आगे तक लिखना पड़ता, तो इससे बेटर है कि हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करें और आसानी से सॉल्व करके ये बता सकते हैं किस पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 में बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रॉब्लम नंबर 10, इसमें हम लोग को इक्वेशन क्रिएट करना है। अगर इक्वेशन क्रिएट करने आ गया AP में तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड करता है 10th टर्म से। तो पहले इसको समझेंगे एक्सीड करने का मतलब क्या हुआ। पहले 17 टर्म लिख लेते हैं। 17th टर्म क्या होगा? A प्लस 16D। अब तक तो लिखने आ गया होगा। कोई भी टर्म जब लिखना होता है तो उससे एक कम करके लिखते हैं हम लोग। 17 है तो 16 लिखेंगे, 15 होता तो 14 लिखते। तो A प्लस 16D हो गया 17 टर्म। और 10th टर्म के बीच में रिलेशन बोल रहा है तो 10th टर्म भी लिख लेते हैं। 10th टर्म क्या होगा? A प्लस 9D। 10 है तो 9 लिखेंगे। कहता है क्वेश्चन में कि जो 17 टर्म है A प्लस 16D ये बड़ा है 10th टर्म से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। 17 टर्म 10 टर्म से बड़ा है, और कितना बड़ा है? 7। दोनों में 7 का अंतर है। तो इसको ऐसे शो कर सकते हैं हम लोग। अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो लिख सकते हैं A प्लस 16D माइनस ऑफ A प्लस 9D, और दोनों में अंतर कितना है? 7। ठीक है, जैसे अगर कोई नंबर ले ले 10 और 2 ले ले, तो कहेंगे कि 10 बड़ा है 2 से, और दोनों में कितना का अंतर है? 8 का अंतर है, 8 का अंतर है। 10 में से 2 घटाएंगे तो बोलेंगे कि जो 10 है वो 2 से बड़ा है, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 8 का। उसी तरह से प्रॉब्लम में कहा गया है कि 17th टर्म जो है 10th टर्म से एक्सीड करता है। एक्सीड करने का मतलब क्या होता है? बड़ा होना। इसका मतलब है कि इस बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाएंगे तो कुछ डिफरेंस मिलेगा, और वो अंतर कितना का है? 7 का। 7 का अंतर है दोनों में, जैसे यहाँ पे 8 का अंतर है। तो इस तरह से लिखेंगे A प्लस 16D में से घटा देंगे A प्लस 9D को, तो अंतर कितना मिलेगा? 7 का। इसी को इस तरह से लिखा जा सकता है, बिल्कुल प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की तरह। A प्लस 16D इक्वल्स टू A प्लस 9D प्लस 7। किए क्या हम लोग? इस पूरे टर्म को इधर ट्रांसपोज किए। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, जैसा प्रॉब्लम में कहा गया है। एक बार अगर हिंदी में इसको फ्रेम कर ले किसी भी क्वेश्चन को, और समझ पाए कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा। तो A प्लस 16D मतलब 17th टर्म। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। क्लियर है? अब हम लोग के यहाँ से क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? A और A को कैंसिल आउट कर सकते हैं।
16D में से 9D सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 16D माइनस 9D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। अब हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 7D, इसका वैल्यू कितना होगा 7D इक्वल्स टू 7 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एपी के प्रॉब्लम को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस एक बार अगर उसको कन्वर्ट करना आ गया अपने भाषा में तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन जो एपी दिया गया है वो है 3, 15, 27 एंड सो ऑन। प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि जो 54th टर्म है उसके बारे में और एक nth टर्म के बारे में कहा गया है। दोनों में रिलेशन क्या दिया गया है कि जो nth टर्म है इस एपी का, कोई एक nth टर्म है, वो ऐसा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। प्रॉब्लम क्लियर होगा। इस एपी में अगर लिखते चले तो कहीं पे 54th टर्म मिलेगा, 56 मिलेगा, 60 मिलेगा, कुछ भी कोई भी पोजीशन ले सकते हैं हम लोग। तो इस nth टर्म को इस तरह से हम लोग को पिक करना है, उठाना है कि ये 54th वाले टर्म का वैल्यू से 132 ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सेम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है। तो इसको हम लोग इस तरह से प्रोसीड करेंगे। पहले 54th टर्म लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, a प्लस 53d लिखेंगे इसको। अब a प्लस 53d में कुछ वैल्यूज हम लोग पुट कर सकते हैं a और d का। तो इसको लिख सकते हैं a का वैल्यू क्या है 3 और 53 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 12। 15 माइनस 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 12। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 और प्लस 53 इंटू 12 कितना हो जाएगा 636, दैट इज इक्वल्स टू 639। तो 54th टर्म कितना हो गया A54 639। क्लियर है। अब हम लोगों से ये प्रॉब्लम में पूछा गया है कि जो nth टर्म है इस एपी का, वो nth टर्म कुछ भी हो सकता है, वो 54th वाले टर्म से 132 ज़्यादा होना चाहिए। तो nth टर्म को पहले लिख लेते हैं। तो एपी में nth टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। a और d मालूम है तो उसको पुट कर लेते हैं 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 12 का। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12n माइनस 12, दैट इज इक्वल्स टू 12n माइनस 9। तो nth टर्म का वैल्यू कितना है 12n माइनस 9। जब n का पोजीशन मालूम चल जाएगा तो हम अगर यहाँ पुट करेंगे तो an का वैल्यू ही मालूम चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम में अभी जस्ट गिवन है कि दोनों में अंतर कितना का है 132 का। an जो है वो एक्सीड करता है इस वाले नंबर से 54th पोजीशन से, कितना 132 से। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि an में से अगर A54 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना मिलेगा 132। क्लियर है, क्योंकि an बड़ा है, कितना बड़ा है 132 से। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर देना है। an का वैल्यू कितना है 12n माइनस 9 माइनस A54 का वैल्यू कितना है 639 इक्वल्स टू 132। इसको सॉल्व करेंगे तो 12n और सारे लाइक नंबर्स को एक तरफ लिख सकते हैं 639 प्लस 132 प्लस 9 और इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर। ये कितना हो जाएगा 639 प्लस 132 प्लस 9। तो ऐड करने के बाद क्या लिख सकते हैं 780। तो 12n का वैल्यू कितना है 780। तो n का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। n कितना हो जाएगा 780 डिवाइड बाई 12, दैट इज इक्वल्स टू 65। n का वैल्यू 65 है, यानी इस एपी में 65th पोजीशन का जो वैल्यू होगा वो 54th वाले टर्म के वैल्यू से 132 ज़्यादा होगा। क्लियर है। प्रॉब्लम में हम लोग को n पूछा जा रहा था, 65th पोजीशन का वैल्यू
यहाँ से अगर गिने 1 2 3 4 इस तरह से, तो 65 नंबर पे जो वैल्यू आएगा वो 54th वाले टर्म का वैल्यू से एक्सीड करेगा। कितना से एक्सीड करेगा? 132 से। हम लोग चेक भी कर सकते हैं। n = 65 पता चल गया, n = 65 यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो A65 मालूम चल जाएगा। तो A65 को हम लोग लिख सकते हैं, A65 = 12 × 65, यहाँ रख सकते हैं 12 × 65 -9, इसको सॉल्व करना होगा। तो A65 = 12 × 65 -9, ये करना होगा। 12 × 65 कितना होगा? 780, उसमें से 9 घटाना है तो कितना हो जाएगा? 771। तो 65वें पोजीशन पे कितना है? 771। 65th पोजीशन पे 771 है, और 54th पोजीशन पे क्या है? 639। तो ऑब्वियस है कि 771 में से अगर 639 घटाएंगे तो कितना मिलना चाहिए? 132 मिलेगा अभी। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि 65th पोजीशन हम लोग को फाइंड करना था, जो 54th पोजीशन के वैल्यू से 132 ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दो अलग अलग एपी का बात किया गया है, लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। अगर एक का फर्स्ट टर्म ए माने और इस तरह से, और दूसरे का फर्स्ट टर्म ए डैश माने एंड सो ऑन, उसका एपी को समझे, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों का? डी। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। लेकिन फर्स्ट टर्म क्या है? अलग अलग। अगर फर्स्ट टर्म अलग अलग नहीं लेंगे तो दोनों एपी बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट टर्म यहाँ क्या लिए हैं? ए, और यहाँ पे क्या लिए हैं? ए डैश। अब एपी अलग अलग होगा दोनों का, बस कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे और एपी मिलता जाएगा। उसी तरह से ए डैश में डी जोड़ते जाएंगे और एपी मिलता जाएगा। तो दो तरह का एपी हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन दोनों का 100th टर्म जो होगा, इसका 100th टर्म कुछ होगा, उसी तरह से इसका भी कुछ 100th टर्म होगा। इन दोनों का 100th टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका डिफरेंस लेते हैं, तो वैल्यू मिलता है 100। यानी इसका 100वां टर्म क्या लिख सकते हैं हम लोग? A + 99D लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? A प्लस 100 टर्म लिखने जा रहे हैं तो इससे एक कम लिखेंगे 99, और कॉमन डिफरेंस क्या है? D। इसका क्या लिखेंगे? A डैश प्लस 99D। 100वां टर्म इसका क्या होगा? A डैश प्लस 99D, क्योंकि A डैश क्या है? फर्स्ट टर्म है। इन दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं तो क्या मिलता है? 100। तो A + 99D, A + 99D माइनस A डैश प्लस 99D, ये क्या मिलना है? 100। तो इससे एक इक्वेशन मिल जाएगा हम लोग को, A + 99D माइनस A डैश माइनस 99D = 100। 99D और प्लस 99D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A माइनस A डैश का वैल्यू मिला। A माइनस A डैश का वैल्यू क्या है? 100। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये इतना गिवन है, और गिवन इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं? A माइनस A डैश = 100 है। इसके फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म को जब घटाते हैं तो डिफरेंस कितना का है? 100 का है। क्लियर है? अब प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है कि इस गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पे डिफरेंस निकालना है। पहले 100 टर्म का दिया गया था, अब 1000 टर्म्स का दिया गया है। इसका 1000 टर्म क्या होगा और इसका भी 1000 टर्म क्या होगा, लिख के दोनों का डिफरेंस निकालना है, उसका वैल्यू क्या आना है। ठीक है, तो 1000 टर्म निकालते हैं।
तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, A 1000, ये क्या लिखेंगे, A + 999 इंटू डी, ऐसा होगा इसके लिए। उसी तरह से इसके लिए 1000 टर्म क्या होगा, A-1000, ये हो जाएगा A- + 999 इंटू डी, ऐसा होगा। और इन दोनों का हम लोग को डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो A + 999 इंटू डी माइनस A- + 999 इंटू डी करना होगा। यहाँ पे A + 999 इंटू डी माइनस A- - 999 इंटू डी मिलेगा, ऐसा होगा। इस 999 और इस 999 डी से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन क्या मिला, A - A-, और A - A- का वैल्यू कितना है, 100। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर 100 टर्म का भी अगर डिफरेंस ले तो क्या मिल रहा है, 100। और 1000 टर्म का भी डिफरेंस ले, जैसे यहाँ 1000 टर्म के लिखे थे दोनों के लिए, उसका भी डिफरेंस ले तो क्या मिल रहा है, 100। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस का जो टर्म है वो कट जा रहा है, ठीक है, केवल A और A- बच रहा है, और A - A- का वैल्यू हम लोग को पता है 100। इसी तरह से इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इसके AP का कोई भी टर्म ले लें। जैसे मान लेते हैं कि इस AP का 50 टर्म लेते हैं और इसका भी 50 टर्म लेते हैं, दोनों तरफ इक्विवेलेंट लेंगे, सेम लेंगे, तो डिफरेंस कितना का आना चाहिए, 100 का। क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। दो तरह का AP दिया गया है और कंडीशन है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म इसका A है और उसका A- है। इन दोनों को अलग इसलिए मान रहे हैं कि AP बराबर ना हो जाए, सेम AP हो जाएगा अगर A और A यहाँ भी मान ले तो, इसलिए दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग मानेंगे। तो इसका AP का टर्म्स अलग होगा, इसका AP का टर्म्स अलग से होगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। प्रॉब्लम में गिवन इन्फॉर्मेशन में कहा गया है कि इसका जो 100th टर्म का जो वैल्यू है और इसका जो 100th टर्म का वैल्यू है, दोनों को घटाने पर डिफरेंस क्या मिलता है, 100। तो इसका 100th टर्म का वैल्यू कितना होगा, A + 99D, और इसका क्या होगा, A- + 99D। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ग्रेटर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों से, तो क्या मिलेगा, A - A- = 100। अब इस गिवन इन्फॉर्मेशन को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 1000 टर्म इसका ले लेते हैं, इसका भी 1000 टर्म ले लेते हैं, उसके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए। तो 1000 टर्म का वैल्यू क्या होगा, A + 99 999D इसके लिए, और इसके लिए भी क्या होगा, A- + 999 इंटू डी। केवल चेंजेस किस में होगा, फर्स्ट टर्म में। और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस का जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो रहा है, केवल क्या बच रहा है, A - A-। तो A - A- का वैल्यू हम लोग को पता है 100, इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जब भी हम लोग सेम नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे और इधर भी सेम नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 100, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 12 को इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 में गिवन है, प्रॉब्लम नंबर 13, इसमें हम लोग से पूछा जा रहा है कि कितना 3 डिजिट का नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर का संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर शुरुआत करेंगे 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट को नंबर को देखेंगे तो 100 से शुरू करेंगे। पहला 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा, फिर 101 होगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग को 7 से डिवाइड होने वाले अंकों को लेना है। तो 7 से डिवाइड होने वाला जो अंक होगा, सबसे पहला अंक जो होगा वो होगा 105, 105, ठीक है। 7 से सबसे पहला जो 3 डिजिट नंबर है
थ्री डिजिट नंबर कहाँ शुरू होगा, 100 से, लेकिन 100 डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह से 101 डिवाइड नहीं होगा, 102 डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहला नंबर कौन सा डिवाइड होगा, 105। अगर इसमें 7 जोड़ दे तो नेक्स्ट नंबर भी डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 112। अगेन इसमें 7 जोड़ दे तो नेक्स्ट नंबर भी डिवाइड होगा, एंड सो ऑन। लेकिन अब हम लोग को क्या निकालना है कि लास्ट कहाँ तक ये नंबर या ये एपी जाएगा। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ तक होता है, 999 तक। अब 999 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, उसी तरह से 999 भी डिविजिबल नहीं है। जो नेक्स्ट नंबर जो डिविजिबल है वो होगा 994। क्लियर है। 7 से डिवाइड होने वाला मिनिमम संख्या क्या है 3 डिजिट का, 105। और सब में 7 जोड़ते जाएंगे तो जो लास्ट नंबर जो है वो 999 है, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं होता है। फिर उसके एक अंक पीछे देखेंगे तो 998 मिलेगा, वो भी डिवाइड नहीं होगा, 997 मिलेगा। इस तरह से हम लोग अगर रफली चेक करते चलेंगे तो 994 जो होगा लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि 999 के बाद तो 4 डिजिट हो जाता है, 1000 हो जाएगा। तो हम लोग को अब इस गिवन इन्फॉर्मेशन से हम को निकालना है कि एपी जो है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ये कहाँ तक बढ़ रहा है। ये 994 जो है ये किस पोजीशन पे आता है, यानी कितना संख्या हम लोग को मिलेगा 7 से डिवाइड होने वाला। तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है 105। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हमेशा 7 ही होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल हो रहा है और 7 को जोड़ के हम लोग निकाले हैं सभी अंकों को। तो फर्स्ट टर्म 105 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। लास्ट टर्म क्या है 994। मान लेते हैं कि ये nth पोजीशन पे आया हो, ये nth टर्म का वैल्यू है। क्लियर है, nth पोजीशन पे 994 आया है। तो हम लोग an कैसे लिखते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। इस an का वैल्यू कितना है, nth टर्म का वैल्यू को हम लोग an से डिनोट करते हैं। तो nth टर्म का वैल्यू क्या है 994, तो यहाँ लिख लेंगे 994 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है 105 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 7 का। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 994 इक्वल्स टू 105 प्लस 7n माइनस 7। सभी लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख सकते हैं। 994 के जगह पे 105 इधर ले आएंगे, 7 को भी ट्रांसपोज करेंगे, तो इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 7n इक्वल्स टू 994 प्लस 7 माइनस 105, ऐसा होगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 7n इक्वल्स टू 896। अगर इसको सॉल्व करें तो 896 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग n क्या निकाल सकते हैं, और n इक्वल्स टू 896/7 ऐसा लिखेंगे। इसका मतलब है कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 128। तो 128 टर्म होगा। ठीक है, 3 डिजिट नंबर में 128 ऐसा नंबर्स होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। 105 से अगर शुरू करेंगे 1 2 3 4 गिनना, तो ऐसा 128 नंबर होगा 994 तक। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकाल पाए n इक्वल्स टू 128। इसका मतलब है कि n का संख्या कितना है 128। 128 नंबर्स मिलेगा 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 में क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 और
250, 10 और 250 के बीच में 4 का कितना मल्टीपल होगा? ठीक है, 10 और 250 के बीच में 4 का कितना मल्टीपल्स होगा, उसका संख्या ज्ञात करना है, नंबर्स फाइंड करना है टोटल। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जो 4 के टेबल का पार्ट हो। तो 10 से बड़ा लेना है और 250 से छोटा लेना है। तो सबसे पहला संख्या क्या होगा? 12। 4 इंटू 3 12 लिखते हैं। फिर 4 इंटू 4 क्या लिखेंगे? 16। 4 इंटू 5 20, सो ऑन। अब 250 डिविजिबल नहीं है 4 से, तो 250 से जस्ट पहले देखेंगे 249, तो 249 भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन 248 डिविजिबल है। तो एपी हम लोग को मिल गया, जहां पे 4 का जो मल्टीपल है 12 से शुरू होके 248 पे खत्म हो रहा है। तो हम लोग को पता करना है कि 248 किस पोजीशन पे आ रहा है। मान लेते हैं कि nth पोजीशन पे आ रहा हो। ठीक है, 1 2 3 4 गिनते चल रहे हैं और ये nth पोजीशन पे आके खत्म हो गया। हम लोग को n निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे? 12। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 16 माइनस 12 क्या होगा? 4। हम लोग को सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। ए और डी मैक्सिमम एपी में इंपॉर्टेंट होता है, इसी के सहारे हम लोग सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अब ए एन लिख सकते हैं हम लोग। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का वैल्यू क्या दिया गया है? 248, इसको लिख लेंगे। ए का वैल्यू कितना है? 12 प्लस एन माइनस 1 अननोन है, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 12 प्लस 4n माइनस 4। 12 माइनस 4 क्या लिखेंगे? 8 प्लस 4n, और यहां लिख सकते हैं 248। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ, तो 8 को ट्रांसपोज करने पे लिख सकते हैं 240 इक्वल्स टू 4n, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू 60। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें? 60। यानी 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल जो है वो कितना है? 60 ऐसा टर्म्स होगा। 1 2 3 4 गिनते चलेंगे तो 60th पोजीशन पे 248 होगा। क्लियर है? तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 15th को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दो एपी दिया गया है अलग अलग। फर्स्ट एपी को लिख लेते हैं। फर्स्ट एपी दिया गया है 63, 65, 67, सो ऑन। फर्स्ट सेट ऑफ एपी क्या है? 63, 65, 67, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। और सेकंड सेट जो दिया गया है वो दिया गया है 3, 10, 17, और इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। प्रॉब्लम में पूछा गया है कि इस एपी का जो nth टर्म का जो वैल्यू होगा और इस एपी का nth टर्म का वैल्यू होगा, इस तरह से सिलेक्ट करना है कि दोनों इक्वल हो। मतलब इस एपी में आगे बढ़ते जाएं और इस एपी में भी आगे बढ़ते जाएं, तो वो कौन सा प्लेस का वैल्यू होगा जो दोनों के लिए बराबर होगा। ठीक है, मान लेते हैं इस एपी में आगे बढ़ने पे nth टर्म पे और इस एपी में आगे बढ़ने पे nth टर्म पे दोनों वैल्यूज बराबर हो रहा है। यहाँ जो है एपी का वैल्यू वही यहाँ पे भी आ रहा है, तो दोनों का पोजीशन तो सेम होगा क्योंकि काउंटिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से 5 6। तो nth पोजीशन पे जो इसका वैल्यू है वही nth पोजीशन पे यहाँ से भी वैल्यू होगा, जैसा प्रॉब्लम कह रहा है। तो ये n निकालना है कि n का वैल्यू क्या हो कि दोनों का वैल्यू सेम हो। अब हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन से a और d निकालते हैं। यहाँ से फर्स्ट वाले टर्म के लिए a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 63, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 65 माइनस 63, कॉमन डिफरेंस 2। उसी तरह से इसके लिए a डैश क्या लिखेंगे? 3, और कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे? d डैश 7। 10 माइनस 3 क्या होगा? 7। अब दोनों का nth टर्म बराबर होना है,
तो इसका nth टर्म क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 63 प्लस 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 61 प्लस 2n। तो इस AP में जो फर्स्ट सेट जो AP का है उसमें nth टर्म क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n, और ये बराबर होना चाहिए किसके nth टर्म से, इस सेट ऑफ AP के nth टर्म से। तो इसका nth टर्म क्या होगा, a डैश मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो लिखेंगे a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, इसके लिए लिख रहे हैं। तो a डैश कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 7, तो ये लिख सकते हैं 3 प्लस 7n माइनस 7, दैट इज इक्वल्स टू 7n माइनस 4, ऐसा होगा। 7n पहले लिखे और माइनस 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 4। अब इन दोनों को क्या होना है, बराबर होना है, क्योंकि ये nth टर्म का वैल्यू है फर्स्ट केस में और ये nth टर्म का वैल्यू है सेकंड केस में, दोनों का वैल्यूज़ है, तो दोनों को बराबर होना है। तो जब बराबर होगा तो लिख सकते हैं 7n माइनस 4 का वैल्यू इक्वल होना चाहिए 61 प्लस 2n के, दोनों बराबर होना चाहिए। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 7n माइनस 2n, ये हो जाएगा 5n, और 61 प्लस 4 कितना हो जाएगा 65, तो n इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 13। इसका मतलब है कि इस AP में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस से आगे बढ़ते जाएंगे तो 13th टर्म पे जब पहुंचेंगे और यहाँ से भी 13th टर्म पे पहुंचेंगे, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। क्लियर है? तो n का वैल्यू 13 के लिए इन दोनों AP का वैल्यूज़ क्या होगा, बराबर होगा। इसको चेक भी कर सकते हैं कि n इक्वल्स टू 13 जो है यहाँ रख के चेक कर लेंगे, और यहाँ पे इसका nth टर्म का वैल्यू क्या होगा 61 प्लस 2 इंटू 13 होगा, और इसके लिए क्या होगा 7n माइनस 4, दोनों में रख के चेक करेंगे, दोनों का वैल्यू बराबर आना चाहिए। तो चेक करके इसको देखते हैं। यहाँ पे जो nth टर्म का वैल्यू है सेकंड केस में, यहाँ पे क्या होना चाहिए, n का वैल्यू 13 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 13 माइनस 4, तो ये क्या होना चाहिए 13 इंटू 7, यहाँ पे 13 इंटू 7 करेंगे और माइनस 4 करना होगा 13 टर्म निकालने के लिए, तो ये क्या आएगा 91 माइनस 4 87। तो यहाँ से जब हम लोग 13th टर्म पे पहुँचेंगे तो उसका वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पे 87। तो यहाँ पे भी 13th टर्म कितना मिलना चाहिए 87। तो यहाँ देखते हैं इसका वैल्यू कहाँ है 61 प्लस 2n, तो 61 प्लस 2n में अगर रखते हैं तो 61 प्लस 2 इंटू 13, n का वैल्यू 13 है, तो 61 प्लस 13 इंटू 2 26, दैट इज इक्वल्स टू 87। तो यहाँ पे भी nth टर्म का वैल्यू क्या होगा 87। तो दोनों का 13 टर्म कितना है 87। प्रॉब्लम में यही पूछा गया था कि n का वैल्यू बताना है जिसके लिए दोनों का वैल्यू बराबर हो, और ये दोनों ही AP में केवल एक ही जगह पे होगा 87 के लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 15 को इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, प्रॉब्लम नंबर 16 में किसी AP का थर्ड टर्म दिया गया है, किसी AP का थर्ड टर्म दिया गया है। तो थर्ड टर्म को पहले कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d, ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है a और कॉमन डिफरेंस क्या है d, तो उसका थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, और इसका वैल्यू दिया गया है, थर्ड टर्म का वैल्यू है 16। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये आगे यूज होना है। उसी तरह से प्रॉब्लम में आगे कहता है कि जो सेवेंथ टर्म है, जो सेवेंथ टर्म है, तो सेवेंथ टर्म को कैसे लिखेंगे a प्लस 6d। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है,
सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है, फिफ्थ टर्म भी लिख लेते हैं। फिफ्थ टर्म कितना होगा, a प्लस 4d। क्वेश्चन में कह रहा है सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 12। इसका मतलब है कि सेवेंथ टर्म को अगर फिफ्थ टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना होगा, 12। तो यहाँ लिख लेते हैं a प्लस 60 माइनस a प्लस 4d इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए, 12। यही अंतर है दोनों में। a प्लस 60 क्या है, सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है, कितना, 12 से। इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 60 माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12। a से a कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 60 माइनस 4d को लिख सकते हैं 2d। तो 2d इक्वल्स टू 12, तो d इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 6। तो कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, 6। अब इससे हम लोग a निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस जब मालूम चल जाए तो a निकाल सकते हैं। यहाँ अगर कॉमन डिफरेंस रखें तो a पता चल जाएगा। तो इसको यहाँ रखते हैं, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16 है। तो यहाँ से हम लोग a प्लस 12 इक्वल्स टू 16 लिख सकते हैं। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, 4। हम लोग को AP निकालना है कि AP का टर्म्स कैसा होगा। तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया, तो फर्स्ट टर्म को लिख लेंगे 4। सेकेंड टर्म क्या होगा, 4 में अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ दें तो 4 प्लस 6 क्या होगा, 10। अगेन 10 में 6 जोड़ दें तो 16, 16 में 6 जोड़ दें तो 22 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग का AP जो होगा वो है फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस तो 6 रहेगा ही हमेशा। तो 4 में अगर 6 जोड़ते हैं कॉमन डिफरेंस को तो सेकेंड टर्म मिलेगा। सेकेंड में अगेन कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो AP क्या मिलेगा, 4, 10, 16, 22, और इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 16 को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ये सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 17 है। प्रॉब्लम नंबर 17 में AP जो है कुछ इस तरह से दिया गया है। प्रॉब्लम नंबर 17, फर्स्ट टर्म AP का 3 है, नेक्स्ट 8 है, 13 है, सो ऑन। तो AP कुछ इस तरह से दिया गया है, 3, 8, 13, और लास्ट टर्म दिया गया है 253। प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है कि लास्ट टर्म से 20th टर्म क्या होगा। अगर इसको फर्स्ट टर्म माने तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से गिनते चलेंगे तो 20th टर्म का वैल्यू कितना होगा, ये पता करने को कह रहा है। तो क्या करेंगे कि इसी को फर्स्ट टर्म मानते हैं और इसके बाद हम लोग AP जनरेट करते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में पहले 253 को लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉमन डिफरेंस कितना का है। तो 8 माइनस 3 कितना होगा, 5। तो 5 का कॉमन डिफरेंस था शुरुआत में। तो 253 से जस्ट पहले जो नंबर होगा उसमें 5 का डिफरेंस होगा, यानी 253 के पहले जो नंबर होगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 248। 248 में जब 5 जोड़ेंगे तब तो 253 मिलेगा। तो 253 के जस्ट पहले नंबर क्या होगा, 248। अब पीछे की तरफ से लिख रहे हैं इसको फर्स्ट टर्म, फिर अगेन सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से। फिर 248 में के बाद जो नंबर होगा क्या होगा, 243, सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, 3 तक। बस इसको रिवर्स किए हैं। कारण ये है कि हम लोग को इससे 20th टर्म पे क्या वैल्यू मिलेगा वो पता करना है। क्लियर है। ये 3, 8, 13 से 253 तक AP गया था, ये लास्ट टर्म था। और इससे 20th टर्म पीछे की तरफ जो वैल्यू होगा वो पता करने को कह रहा है। तो इसको फर्स्ट टर्म मान लिए 253। इसके जस्ट पीछे जो नंबर होगा उसमें 5 का डिफरेंस होगा। तो 248 अगर यहाँ पे हो तो 248 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 253 मिलेगा। अगेन 248 में 5 अगर घटा दें तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा 243 एंड सो ऑन, इस तरह से।
लास्ट टर्म क्या बन जाएगा 3। अब AP का हम लोग को नया इन्फॉर्मेशन मिला, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 248 माइनस 253 -5। अगर इस तरफ से आगे बढ़े तो +5 का कॉमन डिफरेंस है और पीछे की तरफ बढ़े तो -5 का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब 20th टर्म निकालना है तो A20 इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस D, इतना होगा। A20 पता करने के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 253 प्लस कॉमन डिफरेंस जो सॉरी यहाँ पे n-1 है तो 20 - 1 कितना हो जाएगा 19 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -5। तो इसको लिख सकते हैं 253 माइनस ऑफ 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा -95 -95। तो A20 जो है वो हो जाएगा 158। ठीक है, एक बार और प्रॉब्लम को क्लियर करते हैं। AP में कुछ टर्म्स दिया गया है 3, 8, 13 और लास्ट टर्म दिया गया है 253। तो हमेशा हम लोग अब तक प्रॉब्लम बनाते आए हैं कि आगे से कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार क्या किया है कि रिवर्स ऑर्डर में पूछा गया है कि 253 को अगर फर्स्ट टर्म मान ले तो यहाँ से 20th पोजीशन पे जाने पे कौन सा वैल्यू मिलेगा वो पता करना है। ठीक है, जब इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे तो इसके जस्ट पीछे सेकेंड टर्म होगा, फिर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो आगे से बढ़ने पे कॉमन डिफरेंस कितना का है 5 का, 8 - 3 5 का। तो अगर पीछे से की तरफ से बढ़ेंगे तो -5 का कॉमन डिफरेंस होगा। तो इस तरह से A20 जब हम लोग लिखेंगे तो AP नया AP क्या बन जाएगा ऐसा, जिसका लास्ट टर्म क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस -5। तो A20 कितना हो जाएगा 158। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 18 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 18 में ये भी काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 18 में कहता है कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम का बात कर रहा है। तो पहले फोर्थ टर्म लिख लेते हैं। फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे A प्लस 3D। अगर AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो फोर्थ टर्म क्या होगा A प्लस 3D। उसी तरह से एट्थ टर्म क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो है 24। प्रॉब्लम ऐसा कहा गया है कि फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म को जोड़ने पे 24 मिलता है। तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस A कितना होगा 2A प्लस 7 प्लस 3 10D इक्वल्स टू 24। इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 कॉमन ले ले यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल्स टू 24 और 2 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इसको 12 टाइम्स। तो पहला जो इक्वेशन मिलेगा हम लोग को वो मिलेगा A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। प्रॉब्लम में हम लोग को AP फाइंड करने को कहा गया है, उसमें AP का फर्स्ट 3 टर्म्स, तो उसके लिए हम लोग को A और D पता होना चाहिए, यानी एक और इक्वेशन हम लोग को पता होना चाहिए। ये तो एक ही इक्वेशन है और दो अननोन है, सॉल्व नहीं होगा। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इसमें कहता है कि 6th और 10th टर्म का सम 44 है। 6 टर्म लिख लेंगे और 10th टर्म, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है 6th टर्म और 10th टर्म का सम कितना है 44। तो इसी की तरह हम लोग लिखेंगे 6 टर्म को क्या लिखेंगे A प्लस 5D और प्लस करेंगे 10th टर्म को क्या लिखेंगे हम लोग A प्लस 9D, ऐसा लिखेंगे और इसका सम कितना है 44, ऐसा होगा। इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस A 2A और 9 प्लस 5 14D इक्वल्स टू 44। अगेन 2 कॉमन लेने पे A प्लस
7D इक्वल्स टू 44 लिख सकते हैं, और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 22 टाइम्स में। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन मिला हम लोग को a प्लस 7D इक्वल्स टू 22, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2 मिल गया हम लोग को। अब दो इक्वेशन दो अननोन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग इन दोनों को सॉल्व करके a और d पता करते हैं। तो इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस 5D इक्वल्स टू 12 और a प्लस 7D इक्वल्स टू 22। इसको सॉल्व करना है तो सिंपली जो लाइक टर्म्स है उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हम लोग d निकाल पाएंगे। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, -7D में से 5D घटाएंगे तो -2D मिलेगा, और यहाँ -22 में से अगर 12 घटाते हैं तो ये 10 होगा। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना मिला 5। इसी तरह से हम लोग कॉमन डिफरेंस को किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हम लोग को a पता चलेगा। तो कॉमन डिफरेंस को इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 5 इक्वल्स टू 12। यहाँ से हम लोग a प्लस 25 इक्वल्स टू 12 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा a इक्वल्स टू 12 माइनस 25, दैट इज इक्वल्स टू -13। तो एक ऐसा AP है जिसका फर्स्ट टर्म -13 है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग लिख सकते हैं -13। सेकेंड टर्म पता करने के लिए -13 में 5 जोड़ना होगा, तो -13 प्लस 5 कितना होगा -8। अगेन थर्ड टर्म निकालने के लिए -8 प्लस 5 करना होगा, दैट इज -3। इस तरह से लिख सकते हैं। प्रॉब्लम में कहा गया है फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा -13, -8 और -3। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 18 को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 19 में सैलरी का इंक्रीमेंट का बात किया गया है। प्रॉब्लम नंबर 19, इसमें जो सैलरी है इनिशियली कितना था 5000, उसको लिख लेते हैं, और पर ईयर 200 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये अगर फर्स्ट ईयर में अगर 5000 था तो सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा 200 ऐड कर देते हैं, ऐसा होगा। थर्ड ईयर में अगेन 200 से बढ़ा देंगे इसको, तो 5400 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम में कह रहा है कि किसी इंसान का सैलरी फर्स्ट ईयर में कितना है 5000 और नेक्स्ट ईयर 200 से इंक्रीज कर रहा है, फिर अगेन नेक्स्ट ईयर में 200 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम में पूछा गया है कि कितने साल के बाद जो सैलरी है वो 7000 हो जाए, 7000 हो जाएगा। प्रॉब्लम क्लियर है। 5000 से शुरू करता है और पर ईयर इंक्रीमेंट कितना है 200 का, तो कितने साल के बाद सैलरी 7000 हो जाएगा, ये पता करने को कह रहा है। मान लेते हैं n ईयर्स के बाद, n ईयर्स के बाद जो सैलरी है वो 7000 होता है। ये फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो 7000 कब होगा ये पता करना है कितने साल के बाद। तो AP का फर्स्ट टर्म जो है 5000 है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 200 का, क्योंकि 200 से इंक्रीज कर रहा है, और ऐसे भी माइनस करेंगे 5200 में से 5000 तो 200 मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग को an फाइंड करना है। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कब सैलरी 7000 होगा ये पता करना है। तो an का वैल्यू कितना है 7000 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना है 5000 प्लस ये n ईयर है अननोन है, और डिफरेंस कितना है 200 का। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5000
प्लस 200n माइनस 200, ऐसा लिख सकते हैं। और सभी को एक साथ ट्रांसपोज करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 7000 प्लस 200 माइनस 5000 इक्वल्स टू 200n। और इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 2200 2200 इक्वल्स टू 200n। यहाँ तक तो क्लियर होगा कि हम लोग ये मान रहे हैं कि nth ईयर में सैलरी कितना हो गया 7000। तो nth ईयर में जब सैलरी 7000 है तो उसका वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 7000। हम लोग को एन अननोन है, तो एन यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे हम लोग। अब सॉल्व करने के बाद हम लोग 2200 इक्वल्स टू 200n मिला, तो इस तरह से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 11। कहने का मतलब है कि आफ्टर 11 ईयर्स सैलरी कितना हो जाएगा 7000। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20 पे चलते हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का, तो प्रॉब्लम नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 20 में, ये लास्ट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का। प्रॉब्लम नंबर 20 में जो सेविंग है, इसमें सेविंग के बारे में कहा गया है कि फर्स्ट वीक में ₹5 सेव किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े तो समझ में आता है कि फर्स्ट वीक में कितना सेव किया जाता है ₹5। सेकेंड वीक में 1.75 से इंक्रीज करता है, तो सेकेंड वीक में कितना सेव हो जाएगा टोटल 6.75। अगेन थर्ड वीक में 1.75 से इंक्रीज करता है, तो 1.75 से अगर इंक्रीज करेगा तो थर्ड टर्म भी हम लोग पता कर सकते हैं इसी तरह से। उसी तरह से फोर्थ वीक में भी कितना हो रहा है 1.75 से बढ़ रहा है, तो थर्ड टर्म क्या लिख पाएंगे हम लोग 8.5। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वीक में कितना सेव कर रही है वो ₹5। सेकेंड वीक में 1.75 से वो इंक्रीज की, तो 6.75 हो जाएगा सेविंग। अगेन थर्ड वीक में 1.75 से इंक्रीज की, तो 8.5 हो जाएगा। सब में 1.75 जोड़ते चलेंगे। प्रॉब्लम में पूछा गया है कि जब सेविंग 20.75 हो जाए, जब सेविंग 20.75 हो जाए तो ये कौन से वीक में होगा, मतलब nth वीक में, मान लेते हैं nth वीक में 20.75 होता है, तो ये n का वैल्यू निकालना है हम लोग को कि कौन से वीक में इसका सेविंग 20.75 तक पहुंच जाएगा। अगेन प्रॉब्लम को जिस तरह से पहले प्रॉब्लम नंबर 19 सॉल्व किए, सेम उसी की तरह सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म एपी का पता है 5, कॉमन डिफरेंस भी पता है कि 1.75 से इंक्रीज कर रहा है, और ए एन निकालना है हम लोग को। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी। ए एन का वैल्यू कितना है 20.75 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 1.75 का। ठीक है, हम लोग को निकालना है कि कौन से वीक में उसका सेविंग 20.75 हो जाएगा। तो एन निकालेंगे हम लोग, इसको फर्दर लिख सकते हैं 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75। सभी को ट्रांसपोज कर सकते हैं एक तरफ, इसको लिख सकते हैं 20.75 में 1.75 जोड़ेंगे और माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल्स टू 1.75 एन, ऐसा होगा। इसको फाइनली लिख सकते हैं हम लोग सॉल्व करने पे 17.5, इसको लिख सकते हैं हम लोग 17.5 इक्वल्स टू 1.75 एन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 17.5 मिलेगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा
17.5 डिवाइड बाई 1.75। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10। तो 10th वीक में जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगा। क्लियर है? ये फर्स्ट वीक में है, ये सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, इस तरह से गिनते चलेंगे तो 10th वीक में उसका सेविंग कितना होगा? 20.75। तो समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करेंगे। बस प्रॉब्लम को एनालाइज करने आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम को एनालाइज करने आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से 5.3 के एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसमें क्या नया कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ये सब एनालाइज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।